छोटे से गांव सुंदरपुर में माधव नाम का एक युवक रहता था। नियति का खेल बड़ा अजीब था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके पास न तो कोई सहारा था और न ही उसके पिताजी की छोड़ी हुई कोई जमीन जायदाद। वह गांव के किनारे एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में रहता था। एक साल गांव में भयानक बाढ़ आई और उस बाढ़ में माधव की वह छोटी सी झोपड़ी भी बह गई। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। जब उन्होंने उस अनाथ बच्चे की यह हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत तरस आया। उन्होंने माधव को अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए अपने बागीचे में एक पक्की कोठरी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब माधव बड़ा हो चुका था और आज भी वह ठाकुर साहब के यहाँ पूरी वफादारी से काम करता था। ठाकुर विक्रम भी उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। एक दिन आराम करते हुए ठाकुर विक्रम ने माधव को बुलाया और कहा, माधव बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का समय पर इंतजाम हो जाएगा। और देखो, मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मेरे सामने अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कहते हो? भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। आपके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं अपनी चमड़ी के जूते बनवाकर भी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो माधव। बताओ, शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने कोई अपनी पसंद से देख रखी है? नहीं मालिक, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है जिसका नाम राधा है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। वह सारी जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर जब मैंने तुम्हें पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। ठाकुर विक्रम का एक बेटा भी था जिसका नाम जगत था। वह यह सारी बातें छिपकर सुन रहा था। गुस्से से तमतमाता हुआ वह अपने पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है माधव की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल के बात करो जगत। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। यह मेरी संपत्ति है। मैंने मेहनत से कमाई है। मैं जो चाहे वह करूंगा और तुम मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका सगा बेटा हूं, वो फटीचर माधव नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत जगत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। याद करो, जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब इसी माधव ने मेरी कितनी सेवा की थी। दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो।
चले जाओ यहाँ से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान ने मुझे माधव जैसा बेटा दिया होता। जगत वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ चला जाता है और मन ही मन बदला लेने की सोचता है। इस फटीचर माधव का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े समय बाद ठाकुर विक्रम ने माधव की शादी राधा से करवा दी। माधव की जिंदगी और बेहतर हो गई। एक दिन माधव अपनी पत्नी से कहता है, सचमुच राधा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था। खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। यह तो मेरा फर्ज है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं। ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ठाकुर चाचा जी दिल के बहुत अच्छे हैं और अच्छे आदमी भी हैं। ऐसे ही कुछ दिन सुख शांति से बीत जाते हैं। एक दिन जगत ठाकुर विक्रम के पास आता है। सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। जगत, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। यह सब गंदी आदत छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। यह आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहाँ से। जगत गुस्से से बाहर निकला। माधव ने ठाकुर साहब को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बेटे, जगत ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके
उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं माधव बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर जगत गुस्से में पागल हो रहा था। मैं भी देखता हूं मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहां घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन जब माधव खेत पर गया था, जगत ने मौका पाकर तिजोरी से 10,000 रुपये चुरा लिए और चुपके से जाकर माधव के घर में उसके बिस्तर के नीचे छिपा दिए। थोड़ी देर बाद हवेली में शोर मच गया। मेरी तिजोरी से 10,000 रुपये चोरी हो गए हैं। तभी जगत वहां आकर नाटक करते हुए बोला, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ है? छोटे मालिक की तिजोरी से रुपये चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, तो ये बात है। चोर और कौन होगा? माधव ही होगा। जरूर माधव ने ही पैसे निकाले हैं। यह तुम क्या कह रहे हो जगत? मुझे माधव पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसों पर नजर है। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला, दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था। तभी माधव वहां आ जाता है। क्या बात हो गई है मालिक? कुछ हुआ है क्या? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक तो चोरी की है तुमने, और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी, मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं, राम राम राम। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता मालिक। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुम्ही ने की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना लात मारकर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हो, उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। एहसान फरामोश। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। माधव को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचा और वह रोने लगा। बस जगत, बस। अब बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम माधव को भला बुरा बोलते जा रहे हो? अब और एक शब्द भी नहीं। मैं माधव के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे माधव पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। माधव भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। यह माधव एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका जगत। ज्यादा बोलोगे तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम माधव पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की है, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने ही की होगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने बेटे पर? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। ठीक है, मैं सबके सामने कहता हूं, आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको माधव के घर की भी तलाशी लेनी होगी। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर जगत के कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन वहां पैसे नहीं मिले। देखा आप सबने, नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा हूं कि पैसे माधव ने ही चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी ली जानी चाहिए। मजबूरी में सब माधव के घर गए। वहां तलाशी ली गई और माधव के पलंग के नीचे पैसे मिल गए। यह लीजिए मालिक, माधव के पलंग के नीचे रखे हुए थे।
यह देखकर माधव को गहरा धक्का लगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि पैसे वहाँ कैसे आए। देखा पिताजी आपने, मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे माधव ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। ठाकुर विक्रम को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह चुपचाप खड़े रहे। माधव उनके पैरों में गिर पड़ा। बोलिए ना मालिक, अब आप चुप क्यों खड़े हो? नहीं मालिक, यह सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। चलो यहाँ से। ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो भगवान मुझसे रूठ जाएगा मालिक। खबरदार, अगर मेरे पिताजी के पास आने की भी कोशिश की, आज के बाद अगर हमारे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ मैंने पुलिस नहीं बुलाई। पिताजी ने तुम पर और एहसान कर दिया है, नहीं तो आज तुम जेल में होते। माधव बहुत रोया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। ठाकुर विक्रम वहाँ से चले गए और माधव वहाँ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। राधा, ये क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वह तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है। और ये पैसे हमारे घर पर कब आए? किसने रखे? ये जरूर किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। वो तो मैं नहीं जानता राधा। मुझे इस वक्त मेरे मालिक की चिंता हो रही है। न जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनिए, अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ठाकुर चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वह बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने वह पैसे मिले हैं और यह साबित हुआ है कि मैं ही चोर हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? अभी इस वक्त आप किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर ठाकुर साहब से बात करना। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि माधव ने ठाकुर विक्रम के घर चोरी की है। लोग माधव को देखकर बातें बनाने लगे। माधव ठाकुर विक्रम की एक झलक पाने के लिए घंटों उनके घर के बाहर खड़ा रहता, लेकिन ठाकुर साहब घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। घर में खाने के लाले पड़ गए। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर में भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो। न ठीक से खाते हो न सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, मैं अभी गांव में काम देख कर आता हूँ। शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। माधव गांव में निकला और एक दुकानदार के पास पहुंचा।
राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? तू वही चोर माधव है ना जिसने ठाकुर विक्रम के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। क्या पता कल को तू मेरी दुकान चुरा ले। निकल यहाँ से। माधव को बहुत दुख हुआ। वह वहां से सिर झुकाकर चला गया। फिर वह गांव के दूसरे सेठ गिरधारी लाल के पास गया। राम राम काका, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है, मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहां सेठ गिरधारी लाल की पत्नी आ गई। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है? भलाई का जमाना नहीं है। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को ये आपका घर साफ कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ठाकुर विक्रम भाई की यही गलती थी। उन्होंने इस पर भरोसा कर काम पर रखा था। बचपन से इसे पाला, इसकी शादी भी करवाई, फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अब भी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाग्यवान, नहीं रखूंगा इसे। माधव तुम जाओ भाई, तुम्हारी वजह से मैं घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। माधव निराश होकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने देखा कि ठाकुर विक्रम किसी से बात कर रहे हैं। माधव उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और आवाज लगाई, लेकिन ठाकुर साहब उसे अनदेखा करके वहां से चले गए। माधव का दिल फिर से टूट गया। इधर राधा को भी गांव की औरतें ताना मार रही थी। अरे देखो देखो, ये उस माधव की पत्नी है ना? मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी की मिली भगत है। जो ठाकुर जैसे अच्छे आदमी को अच्छा फंसा के रखा था इन दोनों ने, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। रंगे हाथ पकड़ा है, इनके घर पर नगद रुपये मिले हैं। शाम को जब माधव घर लौटा तो राधा ने पूछा, क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या? नहीं राधा, देखने गया था लेकिन वहां पर काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ? जी, वो सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं। दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। दोनों एक दूसरे से अपना दुख छुपाते हुए खामोश बैठ गए। अगले दिन सुबह सुबह माधव के घर एक आदमी आया और बोला, अरे माधव, सेठ गिरधारी लाल ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, चलो जल्दी से। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। राधा, मैं निकलता हूँ। लेकिन खाना तो खाकर जाइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो सब बाद में राधा। मैं दोपहर में जब भी वक्त मिलेगा खाना खाने आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से काम मिला है। उन्होंने मुझे काम के लिए मना किया था, लेकिन अब बुला लिया है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। माधव सेठ गिरधारी लाल के पास काम करने निकल पड़ा। दिन भर उसने कड़ी मजदूरी की। शाम को सेठ गिरधारी ने उसे उसी दिन की मजदूरी के अच्छे पैसे दिए। ये लो भाई माधव, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से वक्त पर आया करना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता, मेरे घर की हालात बहुत खराब थी। अगर आज आप काम न देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूँ सेठ जी, कल आ जाऊंगा। माधव खुशी खुशी अपने घर चला गया।
इधर सेठ गिरधारी लाल ठाकुर विक्रम से मिलने गए। ठाकुर साहब, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। जैसा तुमने बोला था उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात मानी और अपनी पत्नी को भी समझाया, नहीं तो वह मानने को तैयार नहीं थी। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद जगत एक आदमी से फोन पर बात कर रहा था। अच्छा, तो ये बात है। उस सेठ के यहाँ माधव को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और माधव के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहाँ सेठानी का कीमती हार चुरा लो और मौका मिलते ही माधव के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूँ वह सेठ माधव को कैसे काम पर रखता है। उस माधव को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई के लिए मोहताज न बनाया तो मेरा भी नाम जगत नहीं। यह सारी बातें ठाकुर विक्रम दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और माधव के लिए उनका दिल तड़प उठता है। गुस्से में वह जगत के कमरे में जाकर दहाड़े। अच्छा, तो यह बात है। तुम इतना गिर जाओगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। पिताजी, आप उस बेचारे माधव ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम इतने गिर गए कि खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे उस वफादार माधव पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। जगत की बोलती बंद हो गई। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह से उसे फंसाया है। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम उस बेचारे की जान ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। अगले दिन ठाकुर विक्रम ने पंचायत बुलाई। सारे गांव वालों के सामने उन्होंने अपने बेटे की सच्चाई बताई। मेरे बेटे की वजह से माधव को जो अपमान और दुख झेलना पड़ा, उसके प्रायश्चित के रूप में मैं अपनी 10 एकड़ की सबसे उपजाऊ जमीन माधव के नाम करता हूँ, ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जगत के नौकर ने भी डर के मारे सच कबूल कर लिया। पुलिस बुलाई गई और जगत तथा उसके साथी को गिरफ्तार करके ले गई। ठाकुर साहब ने माधव को फिर से अपना लिया। अंत में सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार।